बेटे योगीनाथ जी, उनके साथ में बैठे हमारे केंद्र में मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी और हमारे जिला के प्रधान बहुत ही आदरणीय मुकेश गौड़ जी और सम्मानित मंच और यहाँ हजारों लाखों की संख्या में आए मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, सबसे पहले मैं यहाँ हमारे आदरणीय आदित्यनाथ जी का हल्का भवानी खेड़ा की पावन धरा पर पहुंचने पर पूरे हल्का वासियों की तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आपके बीच में हमारे बहुत ही हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन आदरणीय योगीनाथ जी हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपके बेटे भाई को, आपके बच्चे को, एक गरीब परिवार के बच्चे को, साधारण परिवार के बच्चे को आशीर्वाद देने आए हैं। आपने तो ये करके दिखा दिया है कि हिंदुस्तान के हमारे बहुत ही आदरणीय प्रिय नेता आपके बीच में आशीर्वाद देने आए हैं। हल्का भवानी खेड़ा ने तो ये मान लिया है कि कपूर सिंह अपने बेटे भाई को विधानसभा में भेजने का काम करना है। आप लोगों ने एक गरीब परिवार के बच्चे का जब से मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने आदेश दिया है चुनाव लड़ने का, आपके बीच में सेवा करने का, आपका चौकीदारा करने का, आपका सम्मान करने का, तब से मेरे प्यारे हल्का वासियों ने मेरे को सराखों पर बिठाया। इसके लिए मैं ता जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा। साथियों, आपने विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। आपने एक एक वर्कर साथी ने, माता बहन ने, मेरे युवा साथी ने इतना जोर शोर से हल्का भवानी खेड़ा पे इस भारी मतों से सीट जिताने का काम करना है। और आपके दम से पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर कोई पहले नंबर पे चर्चा आती है तो हल्का भवानी खेड़ा की सीट की चर्चा आती है। आप लोगों ने यह भी दिखा दिया है कि आने वाला वक्त कमल का फूल होगा और तीसरी बार केंद्र में सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की बना दी है। और अगला काम जो आपका है कि हरियाणा प्रदेश में कमल का फूल खिलाने का तीसरी बार आप लोगों ने काम करना है। आप लोगों का जोश ये ऐसा ही 5 तारीख बना रहना चाहिए। 5 तारीख का जब तक एक एक वोट पोल ना हो जाए, चाहे रात के 9 बज जाए, अंदर रहना है। एक एक वोट को 5 बजे के 1 मिनट पहले भी उसको अंदर भेजने का काम करना है। और जब तक अंदर एक एक वोट पोल ना हो जाए, हमारा वर्कर साथी, जॉइंट साथी एक भी आराम से पानी भी नहीं पिएगा। जब तक पोलिंग होगी तो जितनी पोलिंग हमारी होगी, हमारी विजय श्री उतनी ही ज्यादा होगी। सुबह नहा धो करके 5 तारीख को सभी साथियों ने 12 बजे से पहले कमल के सामने वाला बटन दबा करके ये दिखा देना है कि आदरणीय योगीनाथ जी जब आए थे आज हमें आशीर्वाद देने के लिए, इनका आशीर्वाद इनका हमारे पे इतना ज्यादा हुआ कि हमारे को सबसे ज्यादा वोटों से हल्का भवानी खेड़ा की विजय दिखानी है। हमें इनका मान सम्मान रखना है। हमें ये दिखाना है कि हिंदुस्तान के जो धर्म को मानने वाले, जो धर्म को जिंदा रखने वाले, जो धर्म पे रहने वाले आदरणीय योगीनाथ जी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपने देखा है कि इन्होंने तो राम को सदैव ही ऊपर रखा है और कांग्रेस के जैसे लोग राम को कहते हैं और राम है ही नहीं। तो आपको देश बचाना है या कांग्रेस को लेना है? आपने कांग्रेस को जड़ मूल से भगा देना है खोद के, क्योंकि आपने इतना जोश भर दिया है कि कांग्रेस के छक्के छुड़ा दो। साथियों, आने वाली 5 तारीख से पहले ही कांग्रेसी सारे कुछ में गिर जाएंगे। आज हमारे को योगीनाथ जी का आशीर्वाद मिल गया है। 4 तारीख से पहले हम कांग्रेसियों को भगा देंगे और कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। और आने वाला समय आपका होगा। आपने मेरी बात को सुना, आदरणीय हमारे योगी जी आपको सारी विस्तार से बताएंगे। आपने एक छोटे से बच्चे को, गरीब परिवार के बच्चे को, आपने साधारण साथी को इतना सराख होकर बिठाया है कि मैं जब तक जीऊंगा आपका सम्मान करूंगा, आपका आदर मान करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों, और मैं तो एक बात और कहूंगा, मैंने पहले भी कहा है अलका भवानी खड़ा के वासियों को कि हम मेरे हो और मैं थारा हूं। सदा रहूंगा, सदा आपकी सेवा करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही आदरणीय और जिला के इस चुनाव के प्रभारी और माननीय प्रधानमंत्री जी के रत्नों में से एक रत्न माननीय गजेंद्र शेखावत जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपने वोटों की अपील करें। माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी। बोलो भारत माता की। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और भगवा का वेश धारण करके इस सनातन संस्कृति को अनवरत बनाए रखने के लिए, सनातन का सम्मान, भगवा का सम्मान पूरे विश्व भर में स्थापित करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय जिलाध्यक्ष भाई मुकेश जी, इस भवानीखेड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री भाई विशंबर वाल्मीकि जी, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लेकर के आप सबके आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ में चुनाव के मैदान में उतरे भाई कपूर वाल्मीकि जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और खड़क किए देवतुल्य जनता का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मित्रों, मुझे ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। मैं तो आप लोगों के बीच में पिछले कई दिन से काम कर रहा हूं और पिछले लगभग 3-4 चुनावों से हर बार चुनाव के बीच में, चुनाव के समय में मुझे आप सबसे मिलने का, आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारत की सरकार ने काम करते हुए देश के मान और सम्मान को बढ़ाया, देश के गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन किया, गरीब को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाकर के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का पुण्य अर्जित किया, देश के बड़े बड़े रुके हुए विषयों पर का समाधान करके देश की उन सारी समस्याओं का समाप्त करने का काम किया, भारत का मान और सम्मान पूरी विश्व भर में बढ़ाने का काम किया, भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया। लेकिन ठीक उसी तरह से आपके आशीर्वाद से हरियाणा में बनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी एक डबल इंजन की तरह, सरकार की तरह काम करते हुए इस हरियाणा को नॉन स्टॉप आगे बढ़ाते हुए, वो हरियाणा जिसकी पहचान पर्ची और खर्ची से थी, वो हरियाणा जिसकी पहचान जमीनों के घोटाले से थी, उस हरियाणा के किसान का सम्मान बढ़ाते हुए, उस हरियाणा के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजनाओं को धरातल पर उतार करके बिना पर्ची और खर्ची के ईमानदारी के साथ में योग्यता रखने वालों को नौकरी देने का काम किया, हरियाणा की पहचान बदलने का काम किया। एक बार फिर जब देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तीसरी बार फिर हरियाणा को नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के संकल्प के अनुसार जो देश आगे विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस 5 साल में विकास की आधारशिला रखने के लिए इस चुनाव में हरियाणा में भी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर के डबल इंजन की सरकार यहां बनाए। याद करिएगा वो पिछले 10 साल जो
कांग्रेस की सरकार के समय में दिल्ली में थे, घोटाले और बम धमाकों की गूंज सुनाई देती थी और हरियाणा में जमीन के घोटाले और माफिया राज का आतंक यहां दिखाई देता था। वही लोग एक बार फिर आप लोगों के सामने बेच बदल करके आए हैं। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी जिम्मेदारी और ताकत के साथ में नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए, श्रद्धेय योगी जी का हाथ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां इस भवानी खेड़ा विधानसभा में खिलाने के लिए भाई कपूर वाल्मीकि को आशीर्वाद देकर के आप सब विजयी बनाए। आप सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की। यदि आप लोग ये तय करते हैं, मैं जानता हूं इस खरक कलंगा गांव की ताकत को और सामने बैठे हुए बहुत सारे लोगों को पहचानता भी हूं। यदि आप लोगों ने यह तय कर लिया, खरक और कलंगा ने यह तय कर दिया, तिगराना ने यह तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है, कोई ताकत इस भवानी खेड़ा में रोक नहीं सकती। अगर आप लोगों ने तय कर लिया है, अगर तय कर लिया है, आज खरक कलंगा और तिगराना की सरदारी ने तय कर लिया है, दोनों हाथ खड़े करिए, मुट्ठी बंद करिए और योगी जी के सामने संकल्प करिए कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब जिनका आप सबको इंतजार था, वो इंतजार आपका खत्म हो रहा है और एक शेर के साथ मैं उनको आमंत्रित करूंगी। सिर्फ आगाज है ये, तो अभी दिले तरंग है बाकी, जिसे अंजाम देना है वो असली जंग है बाकी। हिंदुस्तान की हिंदू हृदय सम्राट माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठाधीश्वर आज खरक की पावन धरा पर पहुंचे हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, वो आपसे मुखारबिंद है। भवानी खेड़ा के ऐस पवित्र भूमि पे आप सबने मेरी राम राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, पूर्व मंत्री श्री दिसंबर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री मुकेश गौड़ जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री टीपी वत्स जी, डेरा हरवास से महंत केशवनाथ जी, बाबा भोलानाथ जी, बाबा गुलाबदास जी, विधानसभा के प्रभारी श्री जोगेंद्र सिंह जी, प्रवासी देवी सिंह राणा जी, श्रीमती मीना परिमार जी, श्री नंदराम धानिया जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री कपूर वाल्मीकि जी, भारी संख्या में भवानी खेड़ा में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं अयोध्या धाम की धरती, प्रभु राम की पावन जन्मभूमि की धरती से आज आपके इस पवित्र भूमि पे, जिस भूमि ने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अनेक वीर योद्धा दिए, जिस धरती पर महान संत बाबा रणमत मान धाता जी का
जन्म हुआ था, इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री राम लला का फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हो गया है। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है। रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। राम की संस्कृति में पला बड़ा हर व्यक्ति राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा, अपने आप को बलिदान करता रहा। लेकिन प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करते हुए आन मान और शान की रक्षा करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निरंतर लड़ता रहा, कार्य करता रहा। और परिणाम हमारे सामने है। परिणाम हमारे सामने है। आज प्रभु राम फिर से विराजमान हो गए हैं अपने पवित्र जन्मभूमि अयोध्या धाम में। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए एक बात कहने के लिए आया हूं। आखिर अयोध्या में 500 वर्षों की इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1526 में जब अयोध्या में रामलला के पवित्र जन्मभूमि पर भगवान रामलला का मंदिर तोड़ करके एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया गया था। बहनों और भाइयों, इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। हम मानते हैं मुगलों ने आक्रमण किया, वे नहीं चाहते थे हिंदू धर्म और संस्कृति का नामो निशान रहे। अंग्रेज नहीं चाहते थे। अंग्रेज भी देश के अंदर लड़ाने भिड़ाने का काम करते थे। वे भी आपकी धर्म और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति नहीं कर सकते थे। दुर्भाग्य से आजाद भारत में पहली सरकार इन बदनसीबों के हाथों में लगी, जिन्होंने भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को रौंदने के सिवाय भारत को कभी भी गौरव के साथ खड़ा नहीं होने दिया, कभी नहीं खड़ा होने दिया। और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने।
2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जब बनी और डबल स्पीड से चलना प्रारंभ हुई, मात्र 2 वर्ष के अंदर 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। यह है डबल इंजन सरकार की ताकत। ये डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास आज पूरा भारत कर रहा है। पूरे भारत के अंदर आज इसका एहसास हो रहा है। लेकिन 140 करोड़ भारतवासी गौरवान्वित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन कांग्रेस को इससे भी पीड़ा है। और मैं तो इस विधानसभा क्षेत्र के वासियों को खास तौर पर भवानी खेड़ा और इस गांव खड़क को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि इन्होंने कांग्रेस का खाता खोलने ही नहीं दिया, कभी नहीं खोलने दिया। क्योंकि यहां के बहादुर लोग जानते हैं कि लोग जब भी कांग्रेस के लोग आएंगे देश के साथ गद्दारी करेंगे। इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का विभाजन किया, देश के अंदर हिंदू मानबिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया, तुष्टीकरण की हदों को पार किया, विकास के नाम पर केवल अपने घर को भरते रहे और भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को पोषने के सिवाय भारतवासियों को इन्होंने कोई भी ऐसा क्षण उपलब्ध कराने के लिए कभी प्रयास नहीं किया जिस पर हर भारतवासी गौरव के साथ आगे बढ़ सके। बहनों और भाइयों, आपने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर देखा होगा, डबल इंजन सरकार के कारण आज यहां पे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, चाहे वहां रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, IIT, IIM, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो, या फिर विकास के साथ साथ हर घर नल की योजना हो, या फिर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य। अगर इन कांग्रेसियों ने ही विकास का कार्य किया होता, गरीबों का कल्याण किया होता, उनके उत्थान के लिए कोई कार्य किया होता, तो मोदी जी को कोरोना कालखंड से अब तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा नहीं देनी होती। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, एक तरफ भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगने के लिए मजबूर है। अरे तो देश का सौभाग्य है, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिल गया। भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, आज भारत के बगैर दुनिया की कोई व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बनकर के उभर करके आगे बढ़ रहा है। और यही कारण है जब देश के पास संसाधन है, ये कांग्रेस के लोग तो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का होगा, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधन पर पहला अधिकार गरीब का होगा, कमजोर का होगा, वंचित का होगा, दलित का होगा, पिछड़ों का होगा, दलितों का होगा। समाज के प्रत्येक तबके को विकास की योजना का लाभ दिया जाएगा और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन और 4 करोड़ गरीबों के घर बनकर के तैयार हो गए हैं। उन गरीबों को उपलब्ध करवाया है।
और कहीं भी मोदी जी ने ये नहीं कहा कि ये मैंने किया। उन्होंने तो कहा कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, जनता जनार्दन आपने मुझे चुन करके भेजा है, ये आपको समर्पित है। ये भाव था। एक तरफ मोदी जी देश को बना रहे हैं और दूसरी तरफ 60-65 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस, जब भी इन्हें अवसर मिला इन्होंने देश को लूट करके दुनिया के अंदर उस पैसे को कभी स्विच बैंक में पहुंचाने का काम किया और कभी कहीं और जगह पहुंचाने का काम किया। इनको देश इनकी प्राथमिकता में कभी नहीं रहा। और इसको आप देख सकते हैं बहनों और भाइयों, जब देश में संकट आता है, सबसे बड़ा इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना महामारी। कोरोना महामारी में पूरी दुनिया पस्त हो गई थी। कुछ ही महीनों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर महामारी फैल गई थी। और बहनों और भाइयों, कोरोना कालखंड में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर सेवा ही संगठन है संकल्प के साथ कार्य कर रहा था। मोदी जी जगह जगह जाकर के जनता के साथ खड़े होकर के कोरोना से मुक्ति प्रदान करने के लिए उपायों को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन राहुल गांधी कहां थे? कहां थे? थे ही नहीं। सब संकट के समय उन्हें भारत याद नहीं आता है, भारत की 140 करोड़ जनता याद नहीं आती है। संकट के समय तो उन्हें इटली में नानी याद आती है। नानी वे कभी आपके साथ नहीं खड़े हो सकते। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और दूसरी तरफ कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए दफन कर देना, यह भी तो मोदी जी ने किया। ये 370 का दंश भी तो कांग्रेस ने दिया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विरोध करते रहे। उन्होंने कहा था कि धारा 370 संविधान के लिए अच्छा नहीं होगा, देश के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन रिश्तेदारी निभाने के लिए उस समय कांग्रेस ने धारा 370 संविधान में जोड़ करके कश्मीर को एक अलग स्टेटस दिया। परिणाम क्या था? पूरा देश आतंकवाद की चपेट में आ गया। कांग्रेस ने देश को विकास नहीं दिया, आतंकवाद दिया, उग्रवाद दिया, अराजकता दी, बेईमानी दी, भ्रष्टाचार दिया, अराजकता दी और हिंदुओं के सामने एक ऐसे चौराहे पर खड़े होने की स्थिति पैदा की जहां ये आपस में ही लड़ सके, भिड़ सके। बहनों और भाइयों, आज तो मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, उन्होंने एक ही बात कही। जब उनसे पूछा गया कि आप सत्ता में आके क्या करेंगे, तो मोदी जी ने कहा कि बिना भेदभाव के विकास की योजना को गांव में लेके जाऊंगा, गरीबों तक पहुंचाऊंगा, किसानों तक पहुंचाऊंगा, महिलाओं तक पहुंचाऊंगा, युवाओं तक पहुंचाने का काम करूंगा। और तब उन्होंने नारा दिया था, सबका साथ और सबका विकास। हमने कभी नहीं कहा, हमने तो कहा विकास सबका करेंगे, सुरक्षा सबको देंगे, सबको देंगे। बहनों और भाइयों, इन बदनसीबों के कारण पूछो ना इन लोगों से क्या कर रहे थे। इनके कारण यूपी में हर तीसरे दिन दंगा होता था। आज मुझे 7.5 वर्ष से मैं उत्तर प्रदेश में हूं, डबल इंजन की सरकार यूपी में है। बहनों और भाइयों, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं। दंगाई या तो जेल में है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। यूपी में दंगा नहीं होता है और यही पीड़ा कांग्रेसियों को है।
कांग्रेसियों की पीड़ा इसी बात को लेकर के है, क्योंकि कांग्रेस ने यूपी के एक खतरनाक माफिया को, बर्बर जो दुर्दांत माफिया था, उसको भी शरण दिया था और कई कई महीनों तक उसको अपने संरक्षण में रखा था। उसके साथ इनकी व्यावसायिक पार्टनरशिप थी। अब सोचो, माफिया और कांग्रेस की दोस्ती, संगठित अपराध में लिप्त माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, वन माफिया हो, पशु माफिया हो, ये सभी इनके शागिर्द हैं। ये सत्ता में आएंगे फिर वही माफियागिरी करेंगे। इसलिए अच्छा है कि सत्ता में ही ना आए, इनको सत्ता से ही दूर रखो और भारतीय जनता पार्टी जो विकास का कार्य करा रही है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी के रूप में यहां पर से कपूर वाल्मीकि को उतार करके आपकी सेवा के लिए यहां पे भेजा है। बहनों और भाइयों, देखिए, एक तरफ कपूर वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच, और याद करिए जब अयोध्या धाम में प्रभु रामलला का विराजमान होना था, राम मंदिर में 500 वर्षों के बाद जब पवित्र घड़ी आई थी, तो ठीक उससे पहले अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण जो उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया, उस एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर ही किया गया। महर्षि वाल्मीकि एक त्रिकालदर्शी ऋषि थे। हम सबको भगवान राम से साक्षात्कार कराने वाला त्रिकालदर्शी ऋषि कोई था, तो त्रेता युग में थे महर्षि वाल्मीकि। और दुनिया के अंदर जितनी भी रामायण बनी है, लिखी गई है, किसी भी भाषा में लिखी गई है, उसका आधार वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण। ऐसे पवित्र ऋषि को कोटि कोटि नमन करता हूं और हमारा मन, हृदय गदगद हो उठता है जब महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हम लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एयरपोर्ट के नामकरण की घोषणा की। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, श्री कपूर वाल्मीकि को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार करके हरियाणा विधानसभा के इस चुनाव में, इस ऐतिहासिक क्षेत्र में, जहां पर 1967 में भारतीय जनसंघ के ठाकुर नसीब सिंह जी विधायक बने थे। अब याद करिए कितना पुराना इतिहास है, और उस इतिहास को फिर से दोहराने की आवश्यकता है। आज एक वाल्मीकि समुदाय का एक समर्पित कार्यकर्ता आपकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजा जा रहा है। आप सबका मैं आह्वान करूंगा, 5 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि आने जा रही, 3 अक्टूबर से शुरू होगा और 12 अक्टूबर को विजयादशमी होगी। बहनों और भाइयों, विजयादशमी धर्म, सत्य और न्याय की विजय का पर्व है हम सबका, और विजयादशमी के पूर्व भारतीय जनता पार्टी का झंडा, कमल आपके यहां खिलना चाहिए, आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। श्री कपूर वाल्मीकि को चुनाव जिता करके यहां से भेजेंगे, जाएंगे? माताएं भी बताएं, जाएंगे ना? ये सभी लोग तैयार हैं तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।